नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु चैनल में। आज हम फिर से प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स सब्जेक्ट के जो आपका एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एंड हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, जो प्लांट ब्रीडिंग है इसका बहुत प्राचीन काल में मनुष्य जो है जंगली पौधों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करते थे, सिलेक्शन करके और उनको उपयोगी बनाते थे। मतलब अच्छे पौधों को सिलेक्ट कर लेते थे और उनको अपनी उपयोग में लेते थे। उसके पश्चात बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पादप प्रजनन की कई सारी विधियां बताई, जैसे नेल्सन हेले ने और उनके सहयोगी जो थे उन्होंने 1900 ईस्वी के आसपास सिंगल प्लांट सिलेक्शन एकल पादप वरण विधि का विकास किया। जॉनसन ने प्योर लाइन सिलेक्शन 1903 में दिया। मेंडल ने 1856 में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था, लेकिन उनकी पुनः खोज 1900 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जीन इंटरेक्शन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम्स आदि की खोज हुई तथा ज्ञात हुआ कि जो जीन है वो गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। इन पादप प्रजनन के सिद्धांत एवं विधियों का उपयोग करते हुए हमारे देश में विभिन्न फसलों में अविस्मरणीय कार्य हुआ है, जैसे कि गेहूं की जो बौनी किस्में हैं, गन्ने का नोबलीकरण है, संकर मिलेट्स हैं, कपास की जो संकर किस्म है H4, ये कपास की पहली संकर किस्म थी। तो इन सब का विकास किया गया है। इसके बारे में हम आपको एक अलग से और वीडियो डालेंगे जिसमें गेहूं की बौनी किस्म का विकास कैसे किया गया, गन्ने का नोबलाईकरण कैसे किया गया, इन सब का एक अलग से वीडियो और बना के डालेंगे। अब हम सबसे पहले समझेंगे प्लांट ब्रीडिंग का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो अगर हम पादप प्रजनन की बात करें तो ये साइंस और आर्ट दोनों, विज्ञान और कला दोनों है, जिसमें पौधों को अधिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जितना ही ज़्यादा हम उसका आर्थिक महत्व बढ़ा देंगे तो उसमें आनुवंशिक रूप से हम कैसे सुधार कर सकते हैं जिससे उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बढ़े। अब उसी के अनुसार जो पादप प्रजनन की परिभाषा है, वो पादप प्रजनन वह कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को आर्थिक महत्व के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसकी आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है। अगर हम कहें, प्लांट ब्रीडिंग इज ए साइंस एंड आर्ट विच डील्स विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स। इट इज ए कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन मॉडर्न विद यूजिंग मॉडर्न टेक्निक। जो आज के तकनीकी है उसको देखते हुए सबसे अच्छी परिभाषा आपके पादप प्रजनन की है। अब इसमें फसलों के जीनोटाइप को हम परिवर्तित कर सकते हैं, मानव के उपयोग में लाने की क्रिया कर सकते हैं। तो कई साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग पहले परिभाषाएं और भी दी हैं, जैसे बेबीलॉ ने अपने पादप प्रजनन की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी कि पादप प्रजनन एक विज्ञान, एक कला तथा कृषि कार्य की एक ऐसी शाखा है। प्लांट ब्रीडिंग इज द साइंस एंड आर्ट एंड ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसके बाद फ्रैंकल ने 1958 में एक और तरीके से पादप प्रजनन को परिभाषित किया। उन्होंने क्या कहा, पादप प्रजनन मानव उपयोग के लिए पौधों का आनुवंशिक समायोजन ही है। प्लांट ब्रीडिंग इज अ जेनेटिक एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट टू सर्विस ऑफ मैन। अब इन दोनों को जब हम सबको मिला देते हैं, और अब आजकल बायोटेक्नोलॉजी का जो काल चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का समय चल रहा है, मोलिकुलर लेवल पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तो जब हम इन सबको मिला देते हैं तब जो परिभाषा मैंने बताई थी वो कम्प्लीटली सुटेबल परिभाषा है आज के समय में। अब हम प्लांट ब्रीडिंग के महत्व को समझते हैं। तो 1960 के मध्य में गेहूं तथा धान की बहुत सी उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों का विकास जो है वो पादप प्रजनन तकनीकों के प्रयोग से किया गया था, जिसको हम हरित क्रांति के रूप से भी जानते हैं। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी।
यही व्यवस्था सामान्यतः हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। हरित क्रांति जो है वो काफ़ी हद तक पादप प्रजनन तकनीकों पर गेहूं, धान और मक्का आदि में अधिक उत्पादन तथा रोग निरोधक किस्मों के लिए आश्रित थी। इसमें सबसे ज़्यादा हमें गेहूं और धान में देखने को मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको गेहूं में देखने को मिला है। गेहूं में ड्वार्फ वैरायटी, और अभी जो हमारे भारत में हरित क्रांति के पिता थे वो भी अभी एक्सपायर कर गए हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो 98 साल की एज में अभी एक्सपायर हुए हैं। और इसका जो इतिहास है बहुत पुराना इतिहास रहा है पादप प्रजनन का। मानव सभ्यता के आरंभ से हजारों वर्ष पूर्ण से पारंपरिक रूप से जो पादप प्रजनन पर कार्य चल रहा है उसके बारे में लगभग 9000 से 11000 वर्षों पूर्व लिखित प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। पादप प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से पूरे विश्व के सरकारी संस्थानों में व व्यापारिक कंपनियों के द्वारा चलाए जाते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम क्यों प्लांट ब्रीडिंग को प्रेफर करें, क्यों ज़रूरत है हमें फसलों में सुधार करने की। तो सबसे ज़्यादा देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी भी देश की, पूरे विश्व की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा हमें खाद्य पदार्थों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अब पादप प्रजनन के जब हम उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया कि फूड सिक्योरिटी मतलब लोगों को खाद्यान्न की ज़रूरत है, और अब लोग रहने के लिए घर भी बना रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो भूमि है वो नॉन कल्टीवेटेड हो रही है, मतलब जिसमें कृषि नहीं की जा रही है, और बाकी जो कृषि की भूमि है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो इससे और पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज की आवश्यकता होगी भूख को मिटाने के लिए उन लोगों के सबके। तो इसका उद्देश्य सबसे पहला है कि अधिक उपज। तो बहुत सारी जो फसलों हैं स्थानीय कृषिगत जो लोकल किस्में हैं उनकी तुलना में अधिक उपज देने वाली जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं उनका निर्माण करना पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। उन्नत किस्मों का बीज बुआई के लिए उपयोग करने मात्र से उपज में 20 से 25% तक बढ़ोतरी हो जाती है। ये बात सही है। दूसरा, उत्पाद के गुणों में सुधार करना। जैसे कोई भी उत्पाद है उसके अगर गुण अच्छे होंगे, दिखने में जैसे अच्छा हो, जिससे कोई भी लुभावना होना चाहिए। जो अगर गुण अच्छे हैं तो उसमें क्या होगा कि लुभावना होगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वालिटी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ख़रीदेंगे। और जितना ज़्यादा लोग क्वालिटी प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, महंगा भी होगा, वो आर्थिक लाभ अधिक मिलेगा। जैसे मीठी मक्का, स्वीट कॉर्न हो गया, कपास लंबे रेशे वाला, तो जब लंबा रेशा होगा तो मजबूत भी होगा। फलों के आकार में और स्वाद में, जैसे स्वाद अच्छा है, आकार अच्छा है तो महंगा देगा। जैसे अमरूद ही देख लो, इलाहाबादी सफ़ेदा ले आओ, कितना बड़ा होता है तो वो महंगा मिलता है। वैसे ही दालों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा के उसकी क्वालिटी, तिलहनों में तेल की मात्रा को बढ़ा के, जैसे तेल जिसमें परसेंटेज ज़्यादा है जिस तिलहन में, तो वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा क्योंकि उसमें तेल ज़्यादा निकल रहा है, प्रोडक्ट ज़्यादा मिल रहा है। तीसरा कि देखिए कीट और रोगों से बहुत सारी फसलें नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है फसलों में। तो इसके लिए कीट और रोगों के प्रति, जैसे कोई रोग लग रहा है, बहुत सारे रोग लग जाते हैं, पूरी फसल नष्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कीट हैं जिनका प्रकोप हो जाता है, जैसे चने वगैरह की किस्में। बहुत सारे फसलों में ज़्यादातर आपका कपास का हो गया, और चने वगैरह में, दलहनी फसलों में बहुत सारे कीट लगते हैं। तो इन बहुत ज़्यादातर फसलों में जो कीट और रोग होते हैं उन सबको रोगरोधी प्रजातियों को उत्पन्न करना भी एक बहुत अच्छा इसका उद्देश्य है। इसके साथ डेवलपमेंट ऑफ
वैरायटीज़ विद इंक्रीज एफिशिएंसी, जैसे अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना, जो कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी खाद उर्वरक डाल देते हैं, मान लो अपने मानक के हिसाब से डाल दिया, तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं उसके प्रति उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं देती हैं, वो उसको उतनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं और लीच हो जाता है। जो आपका आपने केमिकल फर्टिलाइज़र दिया है या खाद दी है तो वो लीच हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया तो नाइट्रोजन लीच हो जाती है। तो इसके लिए ऐसी फसलों का विकास करना जो अच्छे सही तरीके से खाद और उर्वरक और सिंचाई का उपयोग अच्छी तरीके से करें। 5वां इसका है अर्ली मैच्योरिटी, मतलब जल्दी से जल्दी पकने वाली फसलें कम समय में पकेंगी। तो धान गेहूँ, जैसे आप लोग पहले धान गेहूँ का फसल चक्र संभव नहीं था क्योंकि धान और गेहूँ में बहुत ज़्यादा समय लगता था। अब धान और गेहूँ की फसल चक्र संभव है क्योंकि धान जल्दी पक जाता है, उधर गेहूँ भी जल्दी पक जाता है, तो हम एक और फसल उसमें ले सकते हैं। जैसे कोई आपने जायद की फसल ले ली, खरबूजा वगैरह। इसके बाद समकाल पकना, सिंक्रोनोमस मैच्योरिटी। तो इसमें क्या है कि एक साथ एक समय, जैसे पहले क्या हुआ था, मूंग और उड़द में एक एक फली को तोड़ना पड़ता था क्योंकि ये क्या थी, हम डायरेक्ट इसकी हार्वेस्टिंग करके थ्रेसिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि आधी जो इसकी पोर्ट्स थी, फलियां थी, वो कच्ची रह जाती थी। ऊपर जो नई फलियां आ रही वो कच्ची हैं, पीछे की पक रही हैं और उसके दाने गिर जाते। तो एक साथ पकने पे हम क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग एक बार में ही कर लेते हैं, बार बार उनकी फलियों की तोड़ाई नहीं करनी पड़ती। इसके बाद लाइट इनसेंसिटिविटी, प्रकाश असंवेदिता। देखिए कोई भी फसल जो प्रकाश संवेदी होगी तो वो लाइट के हिसाब से ही उसी समय अपना प्रोडक्शन देगी। तो ऐसी फसलों को अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में उगाना संभव नहीं था, तो जो कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है प्लांट ब्रीडिंग का कि प्रकाश असंवेदी होना। प्रकाश असंवेदी रहेगी तो किसी भी समय हम किसी भी जलवायु में या किसी जलवायु वाले क्षेत्रों में हम किसी भी फसल को उगा सकते हैं। इसके बाद डोरमेंसी, आपने देखा होगा कि जैसे बाजरा, ज्वार, गेहूं आदि, अगर बारिश हो जाती है और आपकी फसल खड़ी है तो उसमें जर्मिनेशन तुरंत हो जाएगा। जर्मिनेशन हो जाने से क्या होता है कि इनमें जो डोरमेंसी पीरियड नहीं होता, तो बरसात हो जाने पर बीज जो है वो बाली में ही अंकुरित हो जाते हैं, उसी में बाली में लगे लगे अंकुरण हो जाएगा, तो आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए भी अभी कार्य चल रहा है और ये भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद आता है वैरायटीज़ फॉर न्यू सीजन्स, नई ऋतुओं के लिए। तो आपने देखा होगा कुछ फसलों में नए मौसमों में उगाया जा रहा है, जैसे मक्का को खरीफ में उगा लेते हैं। मक्का खरीफ की नहीं है क्रॉप, रबी तथा जायद में भी उगाया जा रहा है। तो मक्का जो मेन क्रॉप है वो खरीफ की है और रबी तथा जायद की नहीं है, तो इसको रबी तथा जायद में भी उगाया जा रहा है। नए मौसम में अधिक उत्पादन देने वाली जो किस्में, आपने देखा होगा मूंग को भी हम लोग जायद और खरीफ में उगा लेते हैं। तो मेन मूंग खरीफ की क्रॉप है लेकिन उसको जायद में भी लोग उगा लेते हैं। अब सूखा और लवणरोधिता, ड्रॉट एंड साल्ट रेजिस्टेंस। देखिए देश की जो अधिकांश भूमि है, लगभग 70% जो खेती है वो असिंचित है, तो इसमें जो साल्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लवणों की बहुत अधिकता है। तो इन क्षेत्रों के लिए इसके प्रतिरोधी जो कैसी किस्मों की जो सूखा के प्रति प्रतिरोधी हों या साल्ट टॉलरेंस हों, ऐसी किस्मों का विकास करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वैसी भूमियों में भी अच्छे से अच्छा उत्पादन लिया जा सके। इसके बाद
आपका फ्रीडम, इसके बाद है आपका फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अविषालु पदार्थों से मुक्ति। कई फसलों में क्या होता है कि बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब विषैले पदार्थ होते हैं। जैसे सरसों के तेल में इरूसिक एसिड बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है मनुष्यों के। ऐसी फसलों की जो उन्नत किस्म हैं, इनसे मुक्त करना बहुत ही आवश्यक है और इस पर बहुत ज़्यादा कार्य भी चल रहा है। और पूरी तरीके से नहीं, लेकिन बहुत ही इरूसिक एसिड की मात्रा को बहुत ही कम किया जा चुका है। कई ऐसी वैरायटीज़ हैं नई नई, तो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। और भी कई सारी फसलों में टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो पाए जाते हैं, उनसे भी निजात पाने के लिए इस तरीके की शोध करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके बाद आता है नॉन सैटरिंग टाइप, अभिसरण। इसमें क्या होता है कि जो फसलें जैसे मूंग, उड़द, सरसों वगैरह होती हैं, ये पकने के टाइम क्या हो जाती हैं, इनके दाने बिखर जाते हैं। तो ऐसी फसलों का विकास करना जो कि पकने के समय जिनके दाने न बिखरे, मतलब कि उसका जो स्पाइक है या उसकी जो बाली है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल हार्ड होगी, जिससे कि वो फटेगी नहीं। इसके बाद क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं पादप प्रजनन में और क्या क्या क्रियाएं उसमें की जाती हैं। तो सबसे पहला काम है इसका विविधता को उत्पन्न करना या क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। क्योंकि देखिए, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, जैसे कई सारे बच्चे बैठे होते हैं, अगर एक जैसे ही बच्चे हों तो उनमें हम अलग किसी तरीके से डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। तो वैसा ही पौधों में होता है। आपको सभी एक समान पौधे दे दिए जाएं, बिल्कुल सब की हाइट बराबर हो, सब में फूल एक समय आ रहा हो, सब कुछ एक समान ही हो रहा हो पूरे पौधों में, तो आप उसमें कोई सुधार या कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ अलग है ही नहीं। तो वेरिएशन बहुत ज़रूरी है किसी भी फसल को सुधार करने के लिए। तो विविधता को हम कैसे उत्पन्न करते हैं, तो इसमें सबसे पहला आपका डोमेस्टिकेशन आता है। डोमेस्टिकेशन में क्या है, मनुष्य के द्वारा जो जंगली प्रजातियों हैं वो खेती करने के लिए उगाते हैं। जैसे जंगल में पाए जा रहे, उसको हमने मैनेजमेंट में ले आए, ह्यूमन मैनेजमेंट में, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ग्राम्यन डोमेस्टिकेशन। ग्राम्यन जो पादप प्रजनन के इतिहास की बहुत फर्स्ट स्टेज कही जाती है, क्योंकि पहले भी लोग क्या करते थे, जो जंगलों में पौधे पाए जा रहे, अच्छा पौधा है तो उसको इन्होंने कल्टीवेशन में ले लिया, अपने मैनेजमेंट में ले लिया और उसमें सुधार किए। इसके बाद दूसरा जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इसमें जनन द्रव्य संग्रह में क्या है कि फसल प्रजातियों तथा उसके जंगली जो संबंधी होते हैं, जिसे हम वाइल्ड रिलेटिव्स कहते हैं, में उपस्थित आनुवंशिक द्रव्य जो कि साइटोप्लाज्म होगा, यह वो क्या होगा कि पूरे समूह को उस प्रजाति के जनन द्रव्य कहा जाता है। जैसे पूरा का पूरा समूह है, एक ग्रुप है, अलग अलग प्रजातियाँ, उसमें बहुत सारी वैरायटी आ जाती हैं, तो उसका पूरा जर्म प्लाज्म कलेक्ट करना कि इसके वाइल्ड रिलेटिव्स कौन है, वाइल्ड कौन है, कौन कौन सी प्रजातियां हैं, जिसमें कुछ ना कुछ जो जीन्स होंगे हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप पुनर्स्थापन। इसमें क्या होता है, किसी पादप या प्रजाति या किस्म को हम क्या करते हैं, उस स्थान पर जहाँ वो पहले कभी नहीं उगाई गई हो, उससे पहले उस प्रजाति को ऐसी जगह पे उगाना जहाँ वो पहले कभी नहीं उगाई गई हो, को ले जाकर वहाँ पे उगा देना है। तो पादप पुनर्स्थापन पादप प्रजनन की एक प्राचीन और आज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके बाद हम और ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट करने होते हैं तो हम हमने हाइब्रिडाइजेशन पे आप लोगों के लिए एक अलग से चैप्टर डाल दिया है, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। म्यूटेशन का प्रयोग करते हैं, म्यूटेशन का भी चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होगा इसमें। इसके बाद हम पॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं, तो पॉलीप्लॉइडी पे अभी हम
एक चैप्टर बना के डालेंगे, उसको आप लोग देखना बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका हम प्रयोग करते हैं और इससे किसी भी स्पीशीज में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र की संख्या है उससे कम या ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पॉली मतलब ये बढ़ ही जाना, मोनो हो जाएगी या पॉली हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो ऐसे अवस्था को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। प्लॉइडी लेवल पे इसका वो होता है। तो हम इसके बारे में एक अलग से चैप्टर डाल देंगे, बहुत बढ़िया। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि हम बायोलॉजिकल एजेंट्स जो जैविक कारक होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो जंतुओं एवं पादप कोशिकाओं की जीन संरचना में क्या करते हैं, परिवर्तन चेंज करके उनके जो प्रोडक्ट हैं, अवयव है, उनको हम नियंत्रित करके उपयोगी बना देते हैं। उपयोगी उत्पाद अथवा सेवाओं के उत्पादन को, जैसे आपने सुना होगा कि जो सोया है, सोयाबीन, तो सोयाबीन में कोकोआ का जीन डाल के कोक का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ा चैलेंजिंग काम है कि सोयाबीन से कोकोआ का प्रोडक्शन होना। इसके बाद में आपका आता है सिलेक्शन। किसी भी, अब देखिए ये यहाँ दूसरा, ये आपका पहला क्या था, डोमेस्टिकेशन करना। डोमेस्टिकेशन में आपने वेरिएशन क्रिएट करना, तो यहाँ तक किया। इसके बाद जब आपने वेरिएशन ढूंढ लिए तो हम आगे सेकेंड में सिलेक्शन में क्या होता है, किसी फसल में उपस्थित विविधता में से अच्छी एवं उत्तम गुणों वाली लाइनों को छांट कर अलग करना ही चयन कहलाता है। जैसे कि हमने कहा कि एक पूरा खेत है या आपने 10 खेत एक ही फसल के ले लिए, उसमें से आपने सबसे अच्छे अच्छे पौधे छांट के इकट्ठा कर लिए, तो ये आपका क्या है, सिलेक्शन है। तो आपने पहले तो विविधता देखी, वेरिएशन अलग अलग टाइप के, फिर उनमें से सब अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को चूज करके एक जगह ले आए, तो उसी को हम सिलेक्शन कह देते हैं। इसके बाद हम जब सिलेक्शन करेंगे तो उसका मूल्यांकन भी करेंगे, इवैल्यूएशन की ये किस्में आगे आने वाली जनरेशन में सेम ही प्रोडक्ट दे रही हैं कि नहीं, कि इसमें भी वेरिएशन आ रहा है। तो 2 या उससे अधिक वर्षों तक जो ईल्ड ट्रायल लिए जाते हैं उसके माध्यम से हम इसका इवैल्यूएशन करते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि जब हमने इवैल्यूएशन कर लिया, ये मान लिया कि नहीं ये अच्छी वैरायटी है, ठीक है, तो हम उसके बीजों को उत्पादन करते हैं। बीज उत्पादन को ही हम मल्टीप्लिकेशन कह देते हैं, क्योंकि बीज हमारे पास शुरुआत में इतना होता नहीं कि हम किसानों को दे सके, तो उसको बीज की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा देते हैं। इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसानों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो किया जाता है, उसी को हम वितरण कहते हैं, क्योंकि हमने वैरायटी तैयार कर दी, अब ये किसानों को पहुंचाने। तो इतने कार्य हमारे प्लांट ब्रीडिंग में किए जाते हैं। कोई भी वैरायटी तैयार हो, ये सारे के सारे काम उसमें होंगे। अब थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं पादप प्रजनन के। तो इसकी शुरुआत तब हुई जब मनुष्य ने पहली बार खेती करने के लिए पौधों को चुना। पौधों का प्रजनन कब से शुरू हुआ, इसका लिखित कोई भी प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। हाँ, इतना है कि 700 ईसा पूर्व जो बेबीलो हैं और असूरियों ने खजूर को कृत्रिम रूप से परागित किया था। मतलब उस समय लोग ये जानते थे कि परागण कृत्रिम रूप से किया जा सकता है। इसके बाद 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड ने अपना फर्स्ट कृत्रिम संकर जो था वो तैयार किया। इसके बाद जोसेफ कोलराउटर जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1760 और 1866 ईस्वी के बीच तंबाकू और सोलेनम में क्या किया, बहुत सारे क्रॉस बनाए और उसके जो ऑफस्प्रिंग्स थे, संतानों थे, उनका अध्ययन किया कि कैसे कैसे इनकी हेरिडिटी होती है, किस तरीके से इनकी वंशागति चलती है और इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसके बाद थॉमस एंड्रू नाइट 1759 से 1835 ईस्वी तक इन्होंने कृत्रिम संकरण का उपयोग करके कई नई फसलों की किस्मों का उत्पादन करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था।
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ले कॉटियर एक ऐसे किसान थे जिन्होंने 1843 में गेहूं में सिलेक्शन करके अपने परिणाम प्रकाशित किए थे। मतलब गेहूं की खेत में गए, उन्होंने अच्छे अच्छे पौधों को छांट के इकट्ठा किया, फिर ऐसे ही सिलेक्शन करके इन्होंने बहुत ही अच्छी वैरायटी, तो उसके आधार पे इन्होंने अपने परिणाम दिए कि नहीं ऐसे भी हम फसलों को तो फसल का उन्नयन कर सकते हैं। इसके बाद जो स्कॉटमैन पैट्रिक श्रेफ ने गेहूं और जई, तो गेहूं और जई का मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन में बताया था, जो उसके पौधों का भी चयन का अभ्यास किया और कुछ मूल्यवान जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ थी वो उन्होंने डेवलप की, विकसित की। इसके बाद विल्मोरियन, इन्होंने 1857 में प्रोजनी टेस्ट, जिसे कहते हैं संतान परीक्षण के आधार पर जो इंडिविजुअल पौधा है, व्यक्तिगत पौधे के चयन का प्रस्ताव रखा। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजनी टेस्ट का विल्मोरिन सिद्धांत। तो इसे हम विल्मोरिन सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने चुकंदर वीटा वल्गैरिस को चीनी सामग्री में, मतलब शुगर कंटेंट में इसके संतान परीक्षण का प्रस्ताव रखा था, परंतु यह विधि गेहूं में अभी तक प्रभावी साबित नहीं हुई है। एक स्वीडिश सीड एसोसिएशन में निल्सन और उनके जो सहयोगी थे, सॉलोफ स्वीडन, 1890 में इन्होंने एकल पौधे के चयन को सिंगल प्लांट सिलेक्शन को इन्होंने प्रतिपादित किया था। 1903 में जॉनसन ने, ये तो सब आप लोगों को पता भी होना चाहिए, प्योर लाइन सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि एक शुद्ध रेखा एकल स्वनिषेचित समयुग्मक पौधे की ही संतान है। जैसे प्योर लाइन इज ए इंडिविजुअल सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट प्रोजनी। इसके बाद जीएच मक्के में काम करना, वर्तमान संकर जो मक्का कार्यक्रम है उसका अग्रदूत है। उन्होंने अंतःप्रजनन के प्रभाव के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से बताया कि जो इनब्रीडिंग है उसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। जब 1960 के दशक के दौरान नोबेल पुरस्कार नॉर्मन ई बोरलॉग को मिला था, मैक्सिकन में अर्धबौनी गेहूं की किस्म का जिन्होंने विकास किया था और हरित क्रांति का जो मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया था। इसी वजह से इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने बौने जीन की जो किस्म है, ये ध्यान रख लेना, नोरिन 10 का जो जीन है वो बौना जीन अलग किया था। इसके बाद में इसे मैक्सिकन बौने गेहूं में इंट्रोड्यूस करवा दिया था। अब पादप प्रजनन का और भी ज़्यादा संक्षिप्त इतिहास क्या है कि जो ये बहुत ही प्राचीन गतिविधि है जो कृषि में शुरुआत से ही अस्तित्व में है। संभवतः अनाज के जो शुरुआती वर्चस्व के तुरंत बाद मनुष्यों ने अपने खेतों में पौधों के बीच उत्कृष्टता की डिग्री को पहचानना शुरू कर दिया। डिग्री ऑफ प्योरिटी, कितनी ज़्यादा इसमें उत्कृष्टता है, सुपीरियरिटी कितनी ज़्यादा है, और नई फसल बोने के लिए अच्छे से अच्छे बीजों को इन्होंने बचा के रखा। ऐसी अस्थायी चयनात्मक विधियां प्रारंभिक पादप प्रजनन की प्रक्रियाओं की अग्रदूत थीं, क्योंकि ये अस्थायी विधियां थीं, कहीं कुछ हो रहा, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। प्रारंभिक पादप प्रजनन प्रक्रियाओं के परिणाम स्पष्ट थे। दरअसल कुछ मामलों में क्या होता था, खेती की गई जो प्रजातियां हैं वो मौजूदा जंगली रिश्तेदारों से इतनी अलग हैं कि उनके पूर्वजों की पहचान करना भी बहुत मुश्किल है। ये उल्लेखनीय जो परिवर्तन है वो आरंभिक पादप प्रजनकों के द्वारा बहुत ही कम समय में पूरे किए गए विकासवादी दृष्टिकोण और परिवर्तन की दर संभवतः किसी भी अन्य विकासवादी घटना से अधिक थी। मेंडल के पृथक्करण के नियम, इसके बारे में हमने आपको अलग से भी चैप्टर डाल रखा है। तो इन्होंने क्या किया था कि 1800 ईस्वी में मटर में आनुवंशिकता के सिद्धांत इन्होंने दिए थे। इसके बाद ही पादप प्रजनन में और क्या संभावनाएं हो सकती हैं, पोटेंशियल्स क्या हैं, जैसे नई फसलें, तो हमने लगभग ये समझ लो कि
3 लाख से ज़्यादा जो पौधों की जातियों में से 300 से भी कम जातियों को व्यवस्थित कृषि की जाती है, बाकी अभी वैसी की वैसी पड़ी हैं। हाँ, काफ़ी कोशिश चल रही है। संसार भर की जनसंख्या का मुख्यतः भोज्य पदार्थों का आधारभूत साधन 10 फसलें जो हैं वो मुख्य हैं। इस वजह से उन पे और भी ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। 10 फसलें कौन कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा चावल और गेहूँ, इसके बाद मक्का, मक्का के बाद जौ के बाद जो मिलेट्स में आपका आ जाता है ज्वार, बाजरा, इसके बाद शकरकंद, आलू, सोयाबीन, जई और कैसावा। तो इनका मुख्य रूप से प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये भोजन के लिए बेस हैं, आधार हैं। और ये फसलें अकेले ही बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जिससे कि जीवनाशक इन्हें अत्यधिक हानि, जो जीवनाशक मतलब कि जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कीट पतंगे। नई फसलों की जो जातियाँ हैं वो ऐसी विकसित की जानी चाहिए जिसमें कि क्या हो कि कीट फसलें बहुत कम या बिल्कुल न इन्फेक्शन करें। इसके बाद जो केनल है, तेज़ी से बढ़ने वाला जो पल्प प्रदान करने के लिए उगाया जा सकता है। क्रेम है, क्रेम इसके बीजों से तेल और बहुत अच्छा प्रोटीन उत्पन्न होता है। वर्नोनिया है, वर्नोनिया इसके बीजों से भी तेल होता है उत्पन्न। स्कोटेशिया है, ये भी ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए है। जोजोबा, ये भी मोम और अल्कोहल बनाने का काम आता है इसका तेल। नारजीला है, फलों से सलाद बनता है इसके। पीच पाम है, इसका फल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और खनिज आदि के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। लेकिन फिर भी लोगों को इनकी जानकारी इतनी ज़्यादा या ये बेसिक नीड नहीं है लोगों की। वो 10 फसलें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि इनका प्रोडक्शन करके इकोनॉमिक रूप से ये इम्पोर्टेंट हैं और महंगी फलों के रूप में इनको बेचा जा सकता है। उबिला है, इसके मीठे अंगूर के समान फल आते हैं। मैंगोस्टीन के फल तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा एरोमा होता है। एरोमा का मतलब सुवास, एक सेंट एक प्रकार से बहुत अच्छा। इसका उत्पादन उपयुक्त वृद्धि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के मध्य की अवस्थाओं में किया जा सकता। जहाँ 20 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है वहाँ इसको आसानी से उगाया जा सकता है। अब हम प्लांट ब्रीडिंग का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में स्कोप क्या हो सकता है। तो 60 के दशक में क्या था कि भारतीय कृषि स्थिर रही थी। देश के कुछ हिस्सों में बहुत लंबे समय तक भयंकर सूखे और गंभीर बीमारियों के प्रकोप के कारण कुछ भविष्य वैज्ञानिकों ने कहा कि इस दशक के अंत तक भारत का विनाश संभव है। हालांकि हमने चावल, गेहूँ, मोती, जौ, ज्वार, मक्का जैसी फसलों में बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की। इंडिका एक्स जैपोनिका क्रॉस, इंडिका इंटू जैपोनिका का जो क्रॉस हुआ, डेरिवेटी ATD 27 तमिलनाडु का पहला हाई यील्डिंग राइस है। डिजीवोजेन की जो पहचान, डिजीवोजेन क्या है? एक ऐसा जीन है जो राइस की ड्वार्फनेस के लिए उत्तरदायी है। कि वंडर राइस, IR8, ये बहुत ही अच्छी चावल की वैरायटी, धान की वैरायटियाँ हैं। बोरलॉग जो थे नॉर्मन ई बोरलॉग, उन्होंने जापानी गेहूं के जो नॉरेंटेन के बारे में अभी हमने बात भी की थी, उसमें बौने जीन की पहचान की थी और इनको मैक्सिकन गेहूं में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इन किस्मों के कारण भारत में गेहूं की जो कल्याण सोना किस्म जारी हुई थी। मोती बाजरा की मोती, कल्याण सोना गेहूं की बर्टन और उनके सहकर्मी द्वारा जॉर्जिया के टिफनन में जो मेल स्टेराइल लाइन, नरबांज लाइन और टिफ्ट 23A जो है, ये आपका बाजरा की मेल स्टेराइल लाइन है। इसका प्रयोग करके पादप प्रजनन में अच्छे खासे तरीके से
हाइब्रिड तैयार किया। इसके बाद भारत में इसके परिचय के कारण संकर बाजरा HB1 HB4 जारी हुआ, जिससे बाजरा उत्पादन बहुत ज़्यादा। आजकल आप लोग देखते होंगे बाजरा की ज़्यादातर लोग हाइब्रिड वैरायटीज ही बोते हैं, क्योंकि जो देसी वैरायटी थी उसका उत्पादन बहुत ही कम है इसके रिलेवेंस, और उसमें बहुत सारे रोग भी लगते हैं। ज्वार में पहली जो आपकी नरबांझ पंक्ति की संयुक्त जो काफिर 60A का प्रयोग हम ज्वार में मेल स्टेराइल उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो क्या होता है, मेल स्टेराइल का हम क्रॉस करवा देते हैं आर लाइन से, तो हमारा हाइब्रिड जो मिल जाता है और उसका हम प्रयोग कर लेते हैं फिर सीड के रूप में F1 हाइब्रिड को, और जिससे कि हम इसकी पोटेंशियल को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और भारत में इसका परिचय 1970 के दशक के दौरान हुआ था। तो आप लोगों को सबको पता होगा CHS1 जो है वो सबसे पहली हाइब्रिड ज्वार की वैरायटी है, जिसको CK 60A एंड IS 84 के क्रॉस के द्वारा बनाया गया था। इस प्रकार पादप प्रजनन का भविष्य एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। नवीन प्रजनक तकनीकों की तैनाती पारंपरिक प्रजनक तकनीकों की सहायता के लिए एक बहुत ही नया उपकरण साबित होगी। पादप प्रजनन में कृषि का क्या महत्व है? कृषि का बहुत ही ज़्यादा कृषि में पादप प्रजनन का महत्व है। पादप प्रजनन में जो अधिक बल कृषि की पैदावार को बढ़ाने में दिया जाता है, क्योंकि हम संसार में जो सीमित निरंतर भूमि और बढ़ती हुई आबादी को पूरा भोजन देने के लिए पैदावार को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है। अधिक तथा पूर्ण भोजन प्राप्ति के थोड़े समय को छोड़कर मानव दूसरे प्राणियों की जनसंख्या की तरह भूख से पीड़ित हो रहा है। ये पादप प्रजनन का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि हम किसी भी तरीके से क्या करें कि किसी भी फसल की उपज को बढ़ाएं। तो सर्वोत्तम जो भोज्य पदार्थ प्राप्त हों, अच्छे से अच्छे हम किस्में उत्पन्न करें जिसमें से क्वालिटी भी अच्छी हो, जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में अपना अधिक मूल्य दें। क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा, जो कृषकों तथा उपभोक्ताओं को अधिकतम पूर्ति करें। मुलर ने 1935 में जीन्स के ज्ञान तथा उन्हें नियंत्रित करने के महत्व का वर्णन करते हुए और भी कुछ विचार व्यक्त किए थे। जीवों में बहुत अधिक विभिन्नताएं होती हैं तथा हम भविष्य को इस विश्वास से देखते हैं कि यदि संश्लेषित रसायन विज्ञान में कृषि का स्थान नहीं ले लिया तो पृथ्वी की पूरी सतह अच्छी बढ़वार वाली फसलों से ढक जाएगी, जो कि पैदा करने में सरल तथा इसके साथ प्राकृतिक शत्रुओं तथा वातावरण से प्रतिरोधी और सब भागों को तुरंत उपयोग करने योग्य होगी। यह कार्य साधारण मनुष्य की सोच से कहीं बहुत अधिक बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पौधों की कई हजार जंगली जातियाँ, बहुत ज़्यादा जंगली जातियाँ हैं जिनकी विभिन्न क्षमताएं परीक्षण करनी है, तथा बहुत सी जो कल्टीवेटेड और जंगली जातियों की कई सौ जातियाँ हैं, उनकी हज़ारों व्यक्तिगत वेरिएशंस है। इंडिविजुअल जो वेरिएशन है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो परिश्रम से क्रॉस विधि के द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के संयोजन तथा पुनः संयोजन जो रिकॉम्बिनेशन है और कॉम्बिनेशन नए नए तैयार होंगे, तो इसको हम यूटिलाइज करके अच्छे गुण वाली हाइब्रिड तथा बहुत अच्छी किस्में उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि विभिन्न भौगोलिक मतलब कहीं भी अच्छी से अलग अलग परिस्थितियों वाली भूमियों में आसानी से उगा के उनका यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो इसमें जैसे हम सबसे ज़्यादा आनुवांशिक प्रकार के म्यूटेशन का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से परिवर्तन तथा अनुकूलता का पथ वास्तव में असीमित ही है। तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।